हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D60 के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे थे। इसमें मैं आज श्री मनमोहन सिंह जी का चार्ट यूज कर रहा हूं। इस चार्ट को यूज करने के पीछे एक कारण है कि इनकी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, ये चुनाव को लड़के जीत कर प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है, राज्यसभा से मनोनीत हुए हैं और वहां से फिर इनको प्रधानमंत्री पद मिला है। यानी कि जिंदगी अगर कुछ देने पे आ जाए तो वो किसी भी तरीके से दे ही जाती है। ठीक, ये एक बात। अब इस बात को पकड़ के कुछ लोगों को लगता है कि कर्म का कोई अहमियत ही नहीं है, जो कुछ है वो भाग्य है। तो पहली बात, इस बात को समझ लीजिए कि कर्म की ही अहमियत है। भाग्य और लाभ, ये दोनों जो होते हैं ये सिर्फ आपके कर्म की बैसाखियां होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने D60 और पास्ट बर्थ को समझ के ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए कि बस हमने पहले कुछ किया है अच्छा तो अच्छा, बुरा किया है तो फिर बुरा। नहीं, आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये आपका कर्म भाव अगर होता है कुंडली में, 10th हाउस अगर कर्म भाव होता है तो उसके एक तरफ पे भाग्य होता है। अगर यहाँ पे कोई इंसान को मैं खड़ा कर दूं अंदर की तरफ एक फेस कर कर, तो आपको समझ में आए। यहाँ पे फेस करके खड़ा करूं किसी इंसान को, तो यहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड होता है, यहाँ पे उसका राइट हैंड होता है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जब आप हाथ देखने वालों की बात भी करते हो तो वो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड को आप बहुत ही लिमिटेड यूज करते हो, आप सबसे ज्यादा यूज करते हो अपने राइट हैंड्स को। जो लोग राइट हैंडर्स होते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंडर भी होते हैं। तो किस्मत जो है, जो लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है, जो कि आप घिसते नहीं हो, इस्तेमाल कम करते हो, उसके अंदर की जो रेखाएं हैं उसको नहीं घिसते हो, तो वो लेफ्ट हैंड है, वो भाग्य है। लेकिन जो आप अपने हाथों से करते हो वो लाभ है, और जब आप उसको काम में इस्तेमाल करते हो वो रेखाएं घिसती हैं और चीजें बदलती हैं। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये दोनों बैसाखियां हैं किसी भी कर्म के। कैसे, अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उस जॉब में एंटर करोगे, अगर जॉब से अच्छे गेन्स हो रहे होंगे तो आप उस काम को कर रहे होगे। अगर आपको उसमें लाभ नहीं मिलता या फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो उन दोनों ही कंडीशन में आप कर्म नहीं करते। ठीक है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपको कर्म करना ही है। आउटकम ऑफ द डे कि जन्म होना है तो जन्म होने का मतलब ये है कि कर्म भूमि में आया है तो कर्म करना है। D60 आ जाए, D81 आ जाए, भाग्य की कोई भी कुंडली आ जाए, वो सब कुछ आपस में एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन मकसद कर्म ही होगा। चलिए, अब क्योंकि ये मनमोहन सिंह जी की कुंडली है और इसका एक पूरा विश्लेषण मैंने पहले भी किया हुआ है, तो मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि ओरिजिनल कुंडली जो थी वो आप देख पाओगे। हमारे को जो काम काम की चीजें हैं वो समझाना चाह रहा हूं और बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से समझा पाता हूं, इस कारण से बोर्ड के ऊपर लेकर आ रहा हूं। देखिए, एक्चुअल में लगन जो बन रहा था वो तो 9 नंबर से बनता था, और ये वाला जो चार्ट है ये डिविजनल चार्ट 60 है, D60। इसमें जो एक्चुअल लगन बन के आता था वो 6 नंबर से बन के आता था। ठीक, पुराना मेरा जो मत था कि जहां कहीं से भी हमारा डिविजनल चार्ट D60 का लगन बनता है वो वाला एरिया कहीं ना कहीं चैलेंजेस दिखाता है जिंदगी के अंदर। तो अगर इनकी ये जन्म कुंडली थी, यहाँ पे 9 नंबर से शुरुआत होती थी, तो ये 6 नंबर जो है इनके लिए 10th हाउस में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर देखें तो जो लगन बन रहा है 6 नंबर, वो एक्चुअल कुंडली में 10th हाउस में आता था, 10th हाउस में आता था। तो ऐसा नहीं है कि इंसान को जिंदगी में संघर्ष नहीं करना पड़ा, अपने कर्म में संघर्ष भी करना पड़ा और इसके बाद इनको राइज मिला। जो मैंने बात कही थी वो बात भी इंपॉर्टेंट है। एक अभी जस्ट केरल में चुनाव हुए थे, दिल्ली मेट्रो जिन्होंने बनाई वो भी चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। हर इंसान चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में जहां पे जनता का समर्थन हासिल ना हो, ऐसी परिस्थिति में कोई इंसान प्रधानमंत्री पद पे कैसे आ सकता है। ये एक कारण है कि मैंने जागरूकता के साथ इनकी कुंडली के ऊपर काम किया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि पास्ट बर्थ और ये बर्थ कैसे इनको कनेक्ट करता था। सबसे पहली तो बात यह है ना कि वो इंसान हीरे की तरह निकल के बाहर आया, तब जाके तो
दुनिया ने उसको अपनाया और उसको वो पद तक पहुंचाया। तो उसके लिए कम से कम कुछ ना कुछ बेसिक ग्राउंड्स तो इंसान के पास होने चाहिए। हीरा अगर किसी जौहरी के पास जाके आगे बढ़ेगा, उसके पहले उस हीरे में भी तो कुछ काबिलियत होनी चाहिए। तो वो देखते हैं, वो होता है D60। D60 में हमने एक बात कही थी कि जिस ग्रह के साथ आपकी जन्म की दशा स्टार्ट होगी वहां से D60 को देखना है। तो इनकी जो जन्म की दशा स्टार्ट हुई थी वो बुध के साथ हुई थी, इसीलिए मैंने बुध को प्रोमिनेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये बुध जो है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पास्ट बर्थ ये है, ये बुध वो कनेक्टिंग पॉइंट है जो कि पास्ट बर्थ खत्म और न्यू बर्थ की शुरुआत के समय एज अ दशा मिला था। अब पहले पास्ट बर्थ के अंदर देख लेते हैं। पास्ट बर्थ के अंदर चार्ट को हम क्या देख रहे हैं? पास्ट बर्थ के चार्ट में हम इंपॉर्टेंस ये देख रहे हैं कि जब हम इसको, यानी कि ये बुध जिसकी दशा हमें मिली, उसको फर्स्ट हाउस में कनेक्ट करते हैं तो हमारा एसेंडेंट जो है वो कहाँ जाके जुड़ रहा है? वो जुड़ रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस में जुड़ रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे मनमोहन सिंह जी के साथ जो उस तरह के, ये कौन सा हाउस है एक्चुअल लगन कुंडली में? 10th हाउस होता है प्रोफेशन का। तो पास्ट बर्थ से शायद वो प्रोफेशन में कहीं ना कहीं पहले से जुड़े थे, बहुत उन्होंने उसमें मेहनत करी हुई होगी। जब उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत की होगी तो कहीं ना कहीं बुध की ही राशि में कनेक्शन है। बुध जो है वैसे भी फाइनेंस का प्लेनेट है। वीनस वहां पे नीच जरूर है, लेकिन वीनस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले चार्ट्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है। लक्ष्मी योग में बुध और शुक्र की युति को भी अच्छा माना जाता है। तो मैं मानता हूं कि वहां पे शुक्र नीच का जरूर दिख रहा है, उसके बावजूद भी पिछले कितनी जन्मों तक उन्होंने उस काम को इतना किया है कि उनके पास महारत हासिल है। क्योंकि वो भी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, वो उस फील्ड की बहुत बड़ी हस्ती हैं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये भी नहीं भूला जा सकता कि जब देश में सबसे कठिन परिस्थिति थी तब इन्होंने उन फैसलों को लेने में भी हिचक नहीं दिखाई जो कि जरूरत थी। इवन दो कि इनकी लगन कुंडली में तो इनका मंगल नीच का दिखता है, यहाँ पे भी मंगल जल तत्व की राशि में, ये इतना बल नहीं दिखाता कि ऐसा जातक बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले लेगा। लेकिन देखो, दूसरे लोगों ने उनको पीछे से बैक सपोर्ट किया और उनको राइज कराया। किस्मत जब किसी को उठाने आती है तो याद रखिएगा कि चाणक्य भी मिल जाते हैं मौर्यास को, चंद्रगुप्तास को, सबको सब कुछ मिल जाते हैं। बैक सपोर्ट में जो चीजें चाहिए होती हैं वो सब मिल जाती हैं। अगर किसी को किस्मत खड़ा करने आती है तो वो सब कुछ दे जाती है। ठीक है, लेकिन उस किस्मत से आने तक उनको अपना कर्म भी करना पड़ता है। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि 10th हाउस का कनेक्शन आ रहा है, मतलब उनको उस चीज में कहीं ना कहीं पहले से एक महारत हासिल थी। फिर हमें यह देखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट और मिड पॉइंट लॉर्ड जो इस लगन कुंडली के अंदर हमें मिलने वाले हैं उसकी परिस्थिति यहाँ क्या बनती है। सूर्य जो है, जो कि उनके लिए मिड पॉइंट लॉर्ड है, लगन का सबकॉन्शियस माइंड है, वो अपने साथ एक परिस्थिति लेके चल रहा है 6th हाउस। 6th हाउस का मतलब है संघर्ष, संघर्ष। और साथ साथ जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है शनि, वो यहाँ पे 12th हाउस के साथ किसी तरीके का कोई कनेक्शन दिखाता है। 12th हाउस होता है खर्चों का, 12th हाउस होता है नुकसान का, लेकिन शनि वहां बैठ जाए तो उनमें कमी करने का प्रयास जरूर करता है। ठीक है, कारक माना जाता है ना, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ पे बैठ जाए शनि, तो उस हिसाब से वो कम से कम उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करने का काम जरूर करता है। तो ये चीज तो हमें यहां से इन 3 ग्रहों की परिस्थिति दिखी। अब यही परिस्थिति के साथ ये वाला जन्म मिला। जब ये जन्म मिला तो हमने जब बुध से कुंडली को बनाया तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा एसेंडेंट कहाँ जा रहा है? ये है एसेंडेंट। जो एक्चुअल लगन 9 नंबर है वो कहाँ जा रही है? वो 4थे भाव में जा रही है, यानी कि सुख भाव में जा रही है। पिछले जन्म में जो हमने इतने कर्म किए थे, इस जन्म में उस कर्म का सुख भोगने की बात कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही थी। ठीक है, अब सुख भोगने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे चांसेस बन सकते थे। अब तरीका क्या बना, इसको भी समझना जरूरी है। तरीका ये बना कि ये जो बुध है जिससे कि दशा स्टार्ट हुई थी, यही सूर्य के साथ कनेक्ट भी हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दशा जिस ग्रह की चल रही वही उनके मिड पॉइंट लॉर्ड यानी सबकॉन्शियस के साथ भी जुड़े हुए थे।
यानी कि सबकॉन्शियस यहाँ पे जानता था कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वहाँ सबकॉन्शियस नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वो जा रहे थे फाइटर पायलट बनने के लिए और फोर्स होते होते वो जिंदगी में वैज्ञानिक बन गए और फिर वो बन गए कहाँ पे जाके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड जानता था कि मुझे कहाँ जाना है। इन्होंने खुद से सेलेक्ट किया, अपनी पूरी एजुकेशंस को करा है, उस फील्ड के अंदर ही एजुकेशन को करा है। इसका मतलब है कि उनको पता था कि मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसमें जाऊंगा और जाके जीतूंगा। उन्होंने वो काम यहाँ पे किया है क्योंकि ये जो प्लेनेट है ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो चुका था। इसलिए इन्होंने फाइनेंस की पूरी स्टडीज करी, बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने उसमें बहुत ग्रेट सक्सेस हासिल करी। जब तक किसी चीज में किसी का मन ना लगे तब तक उसमें इतनी अच्छी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? यही तो सवाल है, यही तो जिंदगी है। क्योंकि वो चीज आप पहले से किए हुए होते हो और आपको उसमें थोड़ा सा और सपोर्ट मिल रहा होता है तो आप और ज्यादा बढ़ बढ़ के उन चीजों को कर पाते हो। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था, इन्होंने उसको पूरा काम कर लिया। शनि को भी देख लीजिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है शनि। वो बैठा कहाँ पर? अगर हम बुध से कनेक्शन बना के देख रहे हैं तो शनि जो बैठा है वो बैठा है फिफ्थ हाउस के अंदर और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके नजर आता है। फिफ्थ हाउस मतलब एजुकेशन, यानी कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन जो कुछ भी करी वो कहीं ना कहीं पर उसमें उन्होंने अपना पूरा हार्ड एफर्ट्स लगाया ना। ये शनि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट जो था, ये जो कि 12th हाउस में चीज़ों को रोकने वाला काम कर रहा है 12वें में बैठ के, वही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसी एजुकेशन ने एक वक्त आया जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। देखो इस समय भी चुनाव लड़के नहीं आए थे, लेकिन इनकी काबिलियत जो थी ना, जो इन्होंने पढ़ रखा था, उसके कारण ये कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव कर रहे थे। विदेशों में इन्होंने काम किया, प्रूव किया। जब विदेशों में काम करके इन्होंने प्रूव किया तो बुलाया गया कि आप आइए और इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बनिए। मैंने कहा ना, मंगल कहीं पे भी इतना स्ट्रांग नहीं फोर्स बन रहा जो कि देश के लिए कुछ करना है कह के इंसान आगे बढ़ के आया हो, लेकिन क्योंकि किस्मत को फिर भी आगे लेके जाना है तो वहां से उनको बैक सपोर्ट दिया। किसने दिया? पीवी नरसिम्हा राव जी ने दिया। उन्होंने कहा कि खुल के फैसले लीजिए, जो फैसले लेने, हम पीछे बैठे हैं। क्योंकि जब तक वो बैकिंग नहीं होगी तब तक कोई भी मिनिस्टर कितना लेवल पे आगे बढ़ सकता है। वहां पे इनका राइज शुरू हुआ, तब भी वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे देखे गए। ठीक है, इस कर्म में उनकी महारत हासिल थी, उसी कर्म को करके उन्होंने अपने आप को पहले स्थापित किया। जब किस्मत की बात अब यहाँ शुरू होती है, पूरे के पूरे पार्टी के अंदर एक ऐसा इंसान जाग के आया जो कि ये बता सकता था कि हाँ, उसके दम पर हमने अपनी जो एक सबसे बुरा समय हमारे देश का उसको क्रॉस किया। एक इमेज क्रिएट हो रही थी उस इंसान के लिए। ठीक है, वो काम करके दे गई वहां तक उनको उनकी किस्मत, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं थे, उनको लेकर आया गया और सुख देना था उस कर्म का, वो दिया गया। इसके बाद जब चुनाव हुआ, यानी कि जब यूपीए का फॉर्मेशन आता है, यूपीए का फॉर्मेशन आता है, उस समय तक तो सोनिया गांधी जी का नाम चल रहा होता था फर्स्ट वाले में। लेकिन जो हमने देखा कि उस समय के तात्कालिक जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने रोक लिया था कि कुछ भी रीजंस हो गया था, XYZ एनीथिंग, वो रीजन बना, वो उनको पद नहीं मिलता, वो पद उनको नहीं मिलता तो फिर खोज के कौन इंसान सामने आता है? इनको लाया जाता है। जबकि मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये चुनाव को जीत कर नहीं आए थे, लेकिन किसी और को रोक दिया जिंदगी ने और फिर किसी और को मौका मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं जो फोर्थ हाउस होता है, सुख का भाव होता है, यहाँ पे बैठा हुआ है ना ये एसेंडेंट, तो जो मेहनत वो करते आ रहे थे, एक वक्त में जाके उसने उनको उस पद तक लाके खड़ा कर दिया कि भैया आप इसके हकदार हो, आपको यहाँ बैठना चाहिए। वरना ना तो उनकी कोई ऐसी मकसद था, ना तो कोई ऐसा मोटिव था कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, ये मेरा काम है, ये मुझे पसंद आता। उन्होंने अपने कर्म को बस करते रहे। जब कर्म को करते रहे तो जब वक्त आया तो वक्त ने पीछे से एक बैक सपोर्ट दिया कि आप आगे बढ़ो, और वही चीज करते करते इंसान यहाँ तक पहुंच जाता है। इस तरीके से डिविजनल चार्ट्स में हम देखते हैं। क्योंकि आप सोचो, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने वही कोचिंग्स, वही ट्यूशंस, वही स्कूल, वही सब कुछ किया होता है, लेकिन कुछ लोगों को ही वो इतना पसंद आता है कि उसमें महारत हासिल करते हैं।
वो क्यों करते हैं? क्योंकि पीछे से कहीं ना कहीं उनके पास एक कला होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनके अंदर कोई ना कोई कला छिपी होती है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते और उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान जिसका कि असेंडेंट फोर्थ में बैठा होगा तो वो प्रधानमंत्री बन रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। इनके साथ था और यही चीज नरेंद्र मोदी जी के साथ भी दिखी। हमें चार्ट्स में ऐसा दिखता है इसलिए हम आपको सामने प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है, लेकिन सभी के साथ होगा ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ और भी सपोर्टिंग फैक्टर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये फैक्टर्स आ रहे हैं, तो और भी कुछ सपोर्टिंग फैक्टर्स होंगे जो और उस चीज को प्रबल करते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे हम इस बात को कह सकते हैं कि जिसको उसने पहले से किसी काम को किया हो, उसको महारत हासिल हो, उस काम के अंदर हम किसी को अगर आगे एक डायरेक्शन दें तो वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और उस तरीके से उनमें एक ग्रोथ की, एक अच्छे डेवलपमेंट की संभावना हमें नजर आने लगती है। इसके लिए डिविजनल चार्ट 60 को यूटिलाइज किया जाता है कि कहाँ पे वो फैक्टर्स नजर आ रहे थे, कहाँ पे वो चीजें आगे जा सकती है, ये इस पॉइंट पर होता है। वरना इस चार्ट को कहीं यूटिलाइज नहीं करा जाता। ठीक है, बहुत रेयर केसेस है, क्योंकि इतने डिविजनल चार्ट्स में जाने के लिए टाइम ऑफ बर्थ की करेक्शन चाहिए। इसने तो सिर्फ इशारा करा है कि हाँ यहां तक है, लेकिन इसके इशारे को फिर बाकी के चार्ट्स भी सपोर्ट करेंगे। D81 सपोर्ट करेगा, D100 सपोर्ट करेगा, तब जाकर वो फाइनल आउटकम बनेगा। इस बात को समझना। ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहां बता दिया, आप लोगों ने उठाया और आपने बोला कि नहीं, मेरा जो था वो कहीं भी बैठा हुआ था और अभी तो वो यहां बैठा है तो मुझे भी वो पद मिलना चाहिए। मैंने अभी जब वो वीडियो बनाई थी तो कल भी कुछ लोगों ने मेरे साथ मेहनत करी थी। हमने देखा कि 8th हाउस में आ गया, तो उनका 8th हाउस में आ गया तो वो ना तो साइंटिस्ट है ना तो वो किसी उस फील्ड में, मगर जिंदगी परेशान कर रही है, क्योंकि वो अष्टम भाव, एक भाव बहुत सारी चीजों को दर्शा सकता है। इसीलिए उस भाव में पड़ी हुई कोई भी चीज एक जैसा रिजल्ट देगी इसको नहीं कहा जा सकता। एक भाव में 30 डिग्री मौजूद है, 30 डिग्री के अंदर वो प्लेनेट बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे परमुटेशन, सब कुछ लग सकते हैं प्लैनेट्स के साथ। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ये साथ में बैठा है, इसलिए इनको पहले से जागरूकता थी। अगर ये जागरूकता नहीं होती, अगर ये फाइनेंस की लाइन में पढ़ने नहीं गए होते तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर बनते? तो हर किसी में जरूरी नहीं है ना कि वो जागरूकता भी आए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि वहां पे बुध कहीं है, शनि कहीं है, आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन शनि एक चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वहां तक धक्का मार के लेके चला जाए, जहां पे धक्का मार के लेके जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग चार्ट्स में अलग अलग पोजीशंस होती हैं, वो पोजीशंस को स्टडी करना होता है। दैट्स व्हाट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। इसी चीज को हमें समझना होता है, इसी चीज को हम रिसर्च कहते हैं। अभी और भी डेटाज आएंगे, और भी कुंडलियों में लगाएंगे, और भी ज्यादा कुछ रिफाइन होगा तो हम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। ये मेन चीज है। तो आप लोगों को भी चीजों को आंख बंद करके नहीं एक्सेप्ट करना है। मैं भी अभी आपसे कह रहा हूं कि कोई भी चीज को आप आंख बंद करके मत एक्सेप्ट करो। आप भी उनको लगा के देखो क्या वो चीजें बन रही हैं, नहीं बन रही। हो सकता है कि कुछ पोजीशंस में कुछ और भी रिजल्ट्स आ रहे हो, वो आ रहे हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर हम उनको समझ सकते हैं कि नहीं, जरूरी तो ही ना एक हॉस्पिटल है तो इसका मतलब सब बीमार है तो क्या सभी की जैसे बीमार होते हैं? नहीं होते ना, उनके भी अपने अपने वार्ड्स हैं, अपनी अपनी बीमारियां हैं। वैसे ही एक भाव में, एक राशि में बैठे हुए ग्रह बहुत सारे लोगों के साथ दिख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबको वो एक जैसा रिजल्ट देते हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी तक उन सभी को फॉलो करते आए हो जो कहते हैं कि 10वें में मंगल बैठा है तो ये होगा, सप्तम में शनि बैठा है तो ये होगा। लेकिन क्या उसके अंदर बैठी हुई सबकी राशियां भी सेम है क्या? नहीं है, सब में एक अंतर है। इसलिए दूसरे को सुन के हम अपनी उम्मीदें बनाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो उनको भी नहीं पता, वो हमें भी नहीं पता होती। इन चीजों को ब्रेक करना है, क्योंकि आप लोग परेशान हो, आप लोग कहीं ना कहीं अपने समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे हो, और आपको लगता है कि सामने वाले ने वो चीजें पढ़ रखी हैं इसलिए वो 100% ज्यादा श्योरिटी से बताएगा। लेकिन ये बारीकियां ऐसी हैं कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिसपे कि मुझे नहीं लगता कि किसी किताब में इतना वर्णन भी होगा, वो हमें खोजना ही पड़ेगा। यही कारण है कि मैंने चैनल के नाम में ही रिसर्च को कनेक्ट करके रखा था कि इंडियन एस्ट्रो साइंस रिसर्च। रिसर्च इसलिए क्योंकि हमें चीजों को निकालना पड़ेगा, तब हम फाइनली उन चीजों को आपको बोल सकते हैं। आज हम ये चीज बोल रहे हैं, इसके पीछे मैंने कम से कम 5 से 7 कुंडलियां लगा के रखी हुई हैं कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने देखा है। अगला वीडियो में एक लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा आपके धीरू भाई अंबानी जी का और रतन टाटा जी का। किसी जागरूक श्रोता ने मुझसे बोला भी था
कि एक बार उन दोनों का कंपेयर करके देखिएगा। दोनों का लगन एक जैसा दिखाई देता है, दशाओं के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट भी एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक जो है वो रिस्क टेक करने में आगे रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और एक जो है वो अपने सेविंग्स को बना पाए, अपना एक पूंजी बना पाए। तो आने वाली वीडियोस में आप इसको भी देखेंगे। चाहे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम और तेजी तक, ज्यादा से ज्यादा तेजी से हम दूसरों के साथ भी जुड़े। जहां पे अभी हम नहीं पहुंच पाए उन तक हमारी बातें पहुंचे, ताकि उनको भी एक जागरूकता मिले, वो भी यकीन करें कि एक्चुअल रियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। कोई ढोंग नहीं, कोई फरेब नहीं, चीजों पे काम करने के बाद जो चीजें दिखेंगी वो रियलिटी को हम एक्सेप्ट करेंगे, जैसे मैथ्स में करते आए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई, किस तरीके से देखना है। नहीं आई हो तो इस वीडियो को और इसके पिछले वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर किया था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, कोई ना कोई वक्त की मेहनत जिंदगी में कभी ना कभी जाके उनको एक अच्छा रिजल्ट जरूर देती है। अपनी मेहनत पे फोकस रहिए, अपने जिस भी काम को आप कर रहे हो उस पर आप अपने प्रिसीजन को अपने बहुत अच्छे से उस काम में अपने आप को क्रिएट कर लीजिए। फिर जिंदगी जिस दिन देने पर आएगी सब आपके साथ खड़े जरूर होंगे। धन्यवाद।